हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से सेशन में। आज हम क्लास 10th के लिए फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से बच्चों का कमेंट था या बहुत से बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे कि सर फिजिक्स कब से स्टार्ट होगी। तो हमने बेटा आपको मैथ में चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिया है। कुछ टॉपिक और बचे हैं तो हमने सोचा है कि नहीं के साथ आपका अल्टरनेट फिजिक्स का भी टॉपिक चलता रहेगा और इसी के साथ साथ आपका मैथ भी चलता रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये डिमांड थी आप लोगों की कि सर फिजिक्स में हम लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या फिजिक्स को हम उतने बेटर तरीके से अभी नहीं समझ पाए। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आज से हम आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम उन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, या यूँ कहें कि इन टॉपिकों को बच्चों को समझने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो कोशिश करेंगे इस सेशन के माध्यम से हम आपके जो डाउट हैं आपके माइंड में या जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं रट ली हैं उनको समझा नहीं है, तो उन सभी चीज़ों को हम आपको यहाँ पर समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आप लोगों से भी ये उम्मीद करेंगे कि बेटा जब आप इस वीडियो सेशन में आए हो तो सबसे पहले आप अपना कॉपी पेन लेके आना। आज से आप आगे 1 महीने में देखेंगे कि आप जो फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे थे, आप 1 महीने अगर हमारे साथ जुड़ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स को हम जानने लगे। एक तो फिजिक्स को रटना होता है और एक फिजिक्स को जानना होता है। तो हमारे साथ अगर आप 1 महीने अभी बने रहते हैं तो हम आपको फिजिक्स को जानना सिखा देंगे कि आखिर फिजिक्स को हम आपको फील करना सिखा देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमें फिजिक्स में चीज़ें हमने रटी नहीं है, अब फिजिक्स में हम चीज़ों को समझ लिए हैं। हमने चीज़ों को समझ लिया है तो उन्हीं का अकॉर्डिंग हम लोग इसकी डेफिनेशन वगैरह तो हम बहुत आसानी से बना लेंगे। बहुत से बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं। बेटा इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने जितना भी हम थ्योरेटिकल पोर्शन कराएंगे आपको, अगर आपने वो सभी चीज़ें कर ली हैं तो आप उसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो भी आपको बहुत ही शानदार समझ में आने वाला है। तो आप हमें कुछ समय दो और प्लस आप हमसे 1 महीना रेगुलर जुड़ो, तो आपको खुद फील होगा कि मैथ में जो आप स्ट्रगल कर रहे थे या फिजिक्स में जो आप स्ट्रगल कर रहे थे वो आपको अब चीज़ें बहुत अच्छे से आने लगी हैं। ठीक है, तो आज देखो हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे आज कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं बेटा ये बच्चों को बहुत कम समझ में आते हैं। तो कुछ बच्चों की डिमांड भी थी कि सर जी यहीं से हमें पढ़ाया जाए, तो हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं। पहले हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपको बेटा मैग्नेट पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर हम आपको ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, एक एक 2-2 चैप्टर हम बहुत आसानी से आपकी फिजिक्स कंप्लीट करवा देंगे। जैसे ही फिजिक्स कंप्लीट हो रही है वैसे ही केमिस्ट्री आपकी यहाँ से शुरू कर दी जाएगी। मतलब फिजिक्स को पूरा आप खत्म करेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक अपना है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास 10th की जो साइंस है उसमें एक पोर्शन है बेटा फिजिक्स का। तो आज हम लोग फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स के कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं? तो फिजिक्स का आज का अपना चैप्टर रहने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में बेटा इसको कहते हैं विद्युत। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में आप इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये विद्युत का जो प्रभाव है वो जो यूनिट है अपने बुक में दी गई है उसी से रिलेट करता है। तो चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। आप अपना कॉपी पेन निकाल लो। कुछ डेफिनेशन यहाँ पर ऐसी होंगी, पहले हम आपको समझाएंगे प्रॉपर, इसके बाद कुछ डेफिनेशन ऐसी होंगी जो हम आपको लिखाने की भी लिखाएंगे, बोल देंगे। अब यहाँ पर बोर्ड पर लिखने में तो फिर काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा, इतना समय अपने पास है नहीं। बहुत आप अगर समय बचा है तो आप ऐसे समझ लो 1 महीने का समय बचा है और 1 महीने में हमें आपको काफ़ी चीज़ें करानी है। तो आप वीडियो में प्रॉपर बने रहें और साथ साथ में अगर आप आज पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। 1 महीने आप हमारे ऊपर छोड़ दो अपनी तैयारी को, हम आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर कर देंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम को देखते हुए हम आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। एग्जाम में किसी प्रकार का आपको डर नहीं रहेगा और ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगी। चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिसिटी।
आखिर क्या है इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से आई इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को हम कहाँ से पढ़े, आखिर विद्युत आई कहाँ से, सबसे पहली बात तो यही है। तो बेटा विद्युत को पढ़ने से पहले, अब तो आप बड़े हो गए हैं, आपने छोटे में जब आप विद्युत शब्द भी नहीं जानते थे, आज विद्युत अगर शब्द है तो बच्चे बता देते हैं कि विद्युत क्या है। आप जब इस बात को समझे भी नहीं थे तब आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया करते थे, अगर आपको याद हो, अगर आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया हो तो हमें बताना जरूर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, देखो हम बता रहे हैं आपको कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। आप जब छोटे थे तो आपका ग्रुप जो भी होता था 3 4 5 बच्चों का, उसमें से आप क्या करते थे, किसी एक बच्चे को आप कुर्सी पे बैठाते थे और पीछे से कोई एक बच्चा क्या होता था, वो एक कपड़े का कुछ बना के उसको क्या करता था कि आपका जो कुर्सी होती थी ना भाई, कुर्सी के पीठ पर मारता था, है ना। कुर्सी के पीठ पे मारने के बाद कुछ समय के बाद उस बच्चे से ये कहा जाता था जो कुर्सी पे बैठा है, उससे ये कहा जाता था कि आप अपनी एक फिंगर से दूसरी फिंगर को टच करो। तो बेटा वो जैसे ही टच करता था तो उसे एक करंट का अनुभव होता था। क्या होता था भाई, एक करंट का अनुभव होता था, उसके हाथों में झंझनाहट सी उत्पन्न हो जाती थी। समझ पा रहे हो भाई, ये प्रैक्टिकल आपने छोटे में किया था। एक तो ये, दूसरा आपने एक प्रैक्टिकल किया था यार, अगर आपको याद हो, जब आप छोटे थे आप क्या करते थे, एक स्केल लेते थे पटरी, और उसको क्या करते थे, आप अपने बालों में इस तरीके से रफ करते थे, और इसके बाद आप क्या करते थे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ले लेते थे। जैसे उस स्केल को आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते थे, वैसे ही आप वहां पर देख रहे थे कि वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहे थे। ये सभी प्रैक्टिकल, ये दोनों प्रैक्टिकल जो हमने आपको बताए हैं दैनिक जीवन से जुड़े हुए, जो आपने अपने बचपन में किए होंगे, अब भले ही ना आप करते हो दैनिक जीवन में, या जब आप छोटे थे तब आपने ये प्रैक्टिकल किए होंगे। अगर किए नहीं होंगे तो इनको आपने देखा जरूर होगा, इन प्रैक्टिकलों को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। वहीं से देखो हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्युत क्या है। विद्युत को बेटा समझने से पहले, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आवेश को। तो सबसे पहले आप हेडिंग करेंगे आवेश, इंग्लिश में बेटा इसको चार्ज कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, चार्ज। ठीक है, अभी बेटा जो हमने आपको दोनों एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, दोनों एग्जाम्पल, एक कुर्सी वाला और एक हमने आपको एग्जाम्पल बताया अभी स्केल को जब आपने अपने सर पर रफ किया था, इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों को जब आपने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास आप जब उस स्केल को ले गए थे तो वो टुकड़े अपने आप अट्रैक्ट होने लगे थे। तो वहीं से ये आवेश आया। ठीक है, वहीं से क्या हुआ, ये आवेश आया। तो वहीं से आप इस आवेश की डेफिनेशन बता सकते हो बेटा कि आवेश जो है वो किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का एक गुण होता है। आवेश की जैसे हमें डेफिनेशन बतानी हो तो हम क्या बताएंगे कि जो आवेश है वो किसी वस्तु या किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। देखो हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, आवेश। आखिर कोई कहे आवेश क्या है, बेटा अगर हम आवेश को समझ गए ना तो फिर विद्युत को हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। लेकिन अगर हमें आवेश ही नहीं आता कि आवेश क्या है तो फिर आप विद्युत को नहीं समझ सकते। ठीक है, समझ नहीं सकते, रट तो सकते हो, ठीक है, समझ नहीं पाओगे। तो हमने कहा यार जब आप यहाँ से पढ़ रहे हो इस प्लेटफॉर्म से तो आप पहले चीज़ों को समझो ना, पहले समझो पहले। इसीलिए देखो हमने डायरेक्ट स्टार्ट कुछ नहीं किया, पहले हमने आपको एक रियल लाइफ से कनेक्ट होते हुए एग्जाम्पल्स बताए। एग्जाम्पल के थ्रू देखो हम आपको क्या कर रहे हैं, आवेश की डेफिनेशन बता रहे हैं। एक में आपने देखा था कि जब उसने अपने फिंगर को टच किया था एक दूसरे से तो उसकी फिंगर में क्या हुआ था, झंझनाहट हुई थी, मतलब करंट का अनुभव हुआ था। और एक में देखा था कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े वो क्या हो रहे थे, पटरी से आकर्षित हो रहे थे। तो अब ध्यान देना कि आवेश है क्या, तो बताना आवेश जो है बेटा वो किसी एक वस्तु का या किसी एक पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है, जिससे वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। हमने जो आपको दो एग्जाम्पल बताया उसमें एक वैद्युत की घटना उत्पन्न हुई जिससे करंट का अनुभव हुआ और एक चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हुई। चुंबकीय प्रभाव का आपने चुंबक को बहुत अच्छे से समझा होगा कि चुंबक क्या है। चुंबक बेटा क्या होता है, चुंबक एक प्रकार का पत्थर होता है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो चुंबकीय गुण का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। स्केल ने छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट किया, इसका मतलब उसमें कौन सा गुण है, चुंबकीय गुण। समझ पा रहे हो भाई। और विद्युत गुण क्या है, जिससे आप करंट का अनुभव कर सकें। आपने जब उंगलियों को टच किया तो आपको झंझनाहट महसूस हुई, उसी को करंट कहते हैं। ठीक है भाई,
तो अब आवेश को समझो, हमने कहा आवेश की परिभाषा क्या बताओगे, तो आवेश किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव, की घटना घटित होती है। छोटी सी बात और हम कहेंगे, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। बेटा किससे? Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और याद रख लेना, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। बोलो इतनी बात सही है? जो हमने आपको लिखा, ये बातें हमें पता है कि आप जानते होंगे, आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश राशि वो होती हैं जिनको बताने के लिए या जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि के लिए क्या होता है कि जिसमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें बेटा हम लोग कौन सी राशियां कहते हैं? सदिश राशि। तो अदिश को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है भाई। तो आवेश को आपने जाना कि आवेश क्या होता है, आवेश की आपने परिभाषा जानी। अब देखो, आवेश को सबसे पहले तो आपने प्रैक्टिकली समझा कि देखो कौन से गुण उत्पन्न हो रहे हैं, दो गुण, एक वैद्युत और एक कौन सा? चुंबकीय। समझ लो, वैद्युत क्या है, चुंबकीय क्या है, इसमें आप अंतर भी समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आपने कहा आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक कैसी राशि है बेटा? ये एक अदिश राशि है, ठीक है। अब अदिश राशि है तो देखो आवेश को q से प्रदर्शित कर लिया। अगली बात होती है बेटा आवेश का मात्रक क्या होता है। तो अगली आप यहां पर हेडिंग करेंगे आवेश का मात्रक। बेटा इसके ढेर सारे मात्रक होते हैं, ढेर सारे। जैसे तुमने देखा होगा, कभी तुमने देखा होगा कोई एक व्यक्ति जिसका केवल एक ही नाम होता है, और तुमने देखा होगा कोई एक व्यक्ति जिसके पता चले कहो 5-6 नाम होते हैं, है ना। कोई एक व्यक्ति जिसके 5-6 नाम है, स्कूल में उससे कुछ और कहा जा रहा है, घर में उससे कुछ और कहा जा रहा है, उसके यार दोस्त जो है वो उससे को कुछ और बुला रहे हैं, गांव मोहल्ले वाले उसको कुछ और बुला रहे हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे होते हैं ना। उसी प्रकार से आवेश के ढेर सारे मात्रक होते हैं। तो आवेश का मात्रक, सबसे पहले तो आप आवेश का मात्रक बताएंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश का मात्रक आप क्या बताएंगे? आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, या एक इसका और मात्रक होता है बेटा कूलाम। दूसरा मात्रक इसका क्या है? कूलाम। तो आप बताओगे आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसका दूसरा मात्रक होता बेटा कूलाम। और भी इसके मात्रक होते। एक बात आप नोट पॉइंट में याद कर लेंगे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। देखो आवेश के दो मात्रक तो हमने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन बनता कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो आप याद रखना बेटा कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है भाई? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो फैराडे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बेटा फैराडे होता है। और याद रखना फैराडे और कूलाम में एक रिलेशन होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे जो है ना वो किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के। इस बात को आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ये देखो, अब ये वाली बात आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमने कहा ना यार अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो इतना जरूरी नहीं है कि जितना एग्जाम में पूछा जा रहा हम वही, क्योंकि भाई अपना उद्देश्य केवल हाई स्कूल पास करना थोड़ी ना है भाई। हाई स्कूल के बाद भी आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, वहां पे भी तो आपको फिजिक्स पढ़नी है ना।
तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि अगर हम कोई टॉपिक लें तो उस टॉपिक को हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल तक भी पढ़ते चलें। वैसे ये बात आपकी बुक्स में नहीं लिखी होगी, 10th स्तर पर 12th स्तर पर ये सब बातें आपको बताई जाएंगी आगे। तो हमने कहा अगर आपने आवेश को इतना जान लिया तो थोड़ी सी बात और मन में डाल लूँ कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और बेटा फैराडे और कूलाम में रिलेशन होता है कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलाम। बोलो इतनी बात आप समझ रहे हो? इसके बाद अगर आपसे कहें कि चलो सर जी हमने सबसे बड़ा मात्रक तो जान लिया, हमने कहा यार सबसे छोटा मात्रक बता दो, तो याद रखना आवेश का सबसे छोटा मात्रक, बेटा आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन होता है। अच्छे से इस बात को नोट कर लेना भाई, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बेटा? फ्रैंकलिन होता है। और फ्रैंकलिन और कूलाम में रिलेशन होता है। फ्रैंकलिन और कूलाम में यहां पर आपको दिखेगा एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 3.3356 ई की घात -10। कोई कहे ई क्या है तो ई आप बताना इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखो एक बात हम और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इस बात को तो आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बेटा वो 1.6 × 10 की घात -19 होता है। भाई आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आप बताना इलेक्ट्रॉन पर आवेश बेटा कितना होता है? 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन के बाद आप एक शब्द और पढ़ेंगे, प्रोटॉन। तो आप प्रोटॉन का आवेश भी बताना कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बेटा वो होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। तो कहते इसमें नई बात क्या, दोनों सेम ही चीजें बता रहे हो, एक बार में ही कह देते। अरे रुको तो यार, दोनों चीजें सेम तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो ये आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो धनात्मक होता है। अभी क्वेश्चन करोगे ये धनात्मक ऋणात्मक क्या होता, तो इतनी बातें आप समझो, इसके जस्ट बाद हम लोग समझेंगे कि धनात्मक ऋणात्मक आखिर क्या होता है। ठीक है, और याद रखना आवेश का, हमने बताया कि आवेश का एक मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। ठीक है, और हमेशा याद रखना इस बात को, यहां पे समझते हैं, किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है, आवेश Q, वो ±NE के प्रकार का होता है। इस बात को याद रख लें, इससे डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्या याद रखोगे? किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो Q बराबर ±NE के प्रकार का होता है, जहां पर N जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो E है वो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E जो है वो क्या है भाई? वो है इलेक्ट्रॉन पर बेटा आवेश। समझ पा रहे हो? तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश Q बराबर ±NE के रूप का होता है, जहां पर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और हमेशा याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती वो बेटा एक पूर्ण गुणज संख्या होती, या आप ऐसे समझ सकते हैं एक पूर्ण संख्या होती। अब कहोगे ये पूर्ण संख्या क्या होती? तो बेटा पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि ये संख्या दशमलव में नहीं होगी। मतलब किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होगा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश हम डिनोट कर रहे हैं, किसी भी आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार के होंगे। मतलब किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं हो सकते 1.4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको इंटर में आवेश का क्वांटीकरण एक हेडिंग होती है, वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश जो होता है एक निश्चित न्यूनतम संख्या का एक पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम लोग मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश को E से डिनोट किया जाता है, जो हमने यहाँ पर E लिखा है। अर्थात किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश जो होता है वो Q बराबर ±NE के रूप का होता है। तो आप कहोगे सर जी N समझ गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E समझ गए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आखिर ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है? तो बेटा प्लस माइनस का चक्कर अभी हम आपको समझा रहे हैं। आप हमेशा याद रखना आवेश को आपने अच्छे से समझ लिया।
आप एक बात और याद रखना कि भाई आवेश जो है ना वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का लल्ला? आवेश कितने प्रकार का जल्दी बता दो। तो आप कह रहे हो दो प्रकार का। आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। आप कहोगे सर जी ये क्या बात है, तो एक मिनट आप हमें समय देना, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये धन आवेश क्या होता है, किसी वस्तु पर धन आवेश कैसे आता है और किसी वस्तु पर ऋण आवेश कैसे आता है। तो इतनी बात को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम इसी में आगे मूव करेंगे। इतनी बातें हमें उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। इसमें जितनी चीज़ें आपको आती हों बहुत खुशी की बात है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो कि आज हम कुछ चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको बेटा नोट जरूर करते रहना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जो हमने आपको फार्मूला कराया है ना, लिखवाया, इससे डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल बने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों के आप नोट्स बना लेना। बहुत ज़्यादा हम जब आपको लिखवाएंगे तो पूरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा तो 20 पेज लिखवाएंगे और उन्हीं 20 पेज से हम आपको पूरी फिजिक्स फंसवा देंगे। बोर्ड एग्जाम में जितना भी आएगा वो सब आप उन्हीं 20 पेजों से देखेंगे। जब आप पेपर देखे आएंगे तो वही 20 पेजों में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस लेवल की हम आपको तैयारी करवा देंगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर बेटा हम लोग मूव करेंगे कि वैद्युत आवेश के प्रकार। अगला टॉपिक बेटा क्या है? आवेश के प्रकार। तो आप ऐसे समझ लेना, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश जो है बेटा वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर एक धन आवेश, नंबर एक धन आवेश पॉजिटिव चार्ज इसको कहते हैं, और नंबर दो है बेटा ऋण आवेश, ऋण आवेश इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब बेटा बात ये बनती है कि धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। तो सुनो, धन आवेश और ऋण आवेश को देखो हम आपको थोड़ा एक केमिस्ट्री के टॉपिक से समझाते हैं। जैसे आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा NaCl, ठीक है, पढ़ा था NaCl को आपने पढ़ा होगा। जब आपने इसका वियोजन करवाया होगा, तोड़ा होगा, तो ये आयनों में टूट जाता। NaCl को जब आप वियोजित कराते तो ये आयनों में टूट जाता। Na के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता और Cl के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता। Na के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता और Cl के ऊपर माइनस का चार्ज आता। क्वेश्चन ये बनता है यार इसके ऊपर प्लस क्यों आया या इसके ऊपर माइनस क्यों आया? तो उसको देखो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझो। जैसे Na है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 11। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोहर के अकॉर्डिंग तो आ जाता है, पहली कक्षा में 2 रहते हैं, दूसरी में 8, तो 2 और 8 10 हो गए, 11 हैं, 10 भर लिए तो बचा कितना? 1, इधर भर गया। Cl का आप देख रहे हो परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है, ठीक है। पहली कक्षा के बाद जो आगे की कक्षाएं होती हैं वो पूरी होने के लिए उनको 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। कितने की भाई? 8 की, ठीक है। अब सुनो, जैसे ये वाली क्लास पे आप देख रहे हो इस पर 7 हैं, अगर इस पर 8 हो जाए तो इसका जो कक्षाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो इस पर देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से और मिल जाए तो क्या हो जाएगा? ये इसकी जो कक्षाएं हैं वो पूरी भर जाएंगी, है ना। तो ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है। अब इसको जरूरत देखो कितने का, अगर इसको अपनी पूरी कक्षा भरनी है, इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब 1 है तो 7 की जरूरत पड़ेगी। अब कहीं से भी यार इनको 7 नहीं मिल पाएंगे। व्यवहारिक तौर पे आप समझ लो कि अगर आपके पास 1 रुपया है, केवल आपके पास आपकी अहमियत 1 रुपए की है तो आपको 7 रुपए उधार कोई नहीं देगा यार। और लेकिन अगर आपकी अहमियत 7 रुपए की है, ठीक है, तो आपको 1 रुपए कहीं ना कहीं से उधार मिल ही जाएगा, क्योंकि जो देने वाला है उसको पता है यार कि कहीं ना कहीं ये हमारे लौटा देगा, क्योंकि इसके पास 7 रुपए तो है ही, 1 रुपए ही तो ये हमसे मांग रहा है। समझ पा रहे हो भाई? तो ये क्या होता है कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन ये नहीं देता है, तो क्या होता है कि इसका ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाता है? इसके पास आ जाता है। तो जब इसके पास आ गया तो आप देख पा रहे हो Na के पास 2,8 बचे और Cl के पास बेटा 2 8 7 थे, 1 इसके पास आ गया तो 8 हो गए। तो देखो इनकी भी अष्टक पूरे हो गए और ये भी पूरा हो गया। अच्छा, ये दोनों आप मस्त हो गए,
इनके भी देखो लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके में भी 8 हो गए, तो ये अब पूरे हो गए। लेकिन ये पूरे होने में कुछ प्रक्रिया हुई जो आपने कही कि एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला यहां पर आ गया। तो याद रखना, अब धन आवेश और ऋण आवेश की देखो आप परिभाषा कैसे बताएंगे। किसी वस्तु पर, जैसे धन आवेश की आपसे कोई परिभाषा पूछे कि यार धन आवेश कब आता है किसी के ऊपर, तो बताना किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी होना। अगर किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की बेटा कमी हो जाएगी तो वो वस्तु धन आवेश हो जाएगी, तो वह वस्तु धन आवेशित हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हो। तो कोई कहे धन आवेश क्या होता है, तो आप बताना किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी होना ही उस वस्तु पर धन आवेश को इंडिकेट करेगा। तो आप कह रहे हो ये कैसे, तो हमने कहा देखो प्रैक्टिकल से समझो। जैसे आपने इसका वियोजन किया था, आपने डायरेक्ट इस बात को पढ़ा होगा, Na के ऊपर प्लस आ जाता, Cl के ऊपर माइनस आ जाता। आखिर Na के ऊपर ही प्लस क्यों आया और Cl के ऊपर ही माइनस क्यों आया, तो उसका देखो ये लॉजिक आपके सामने रखा हुआ है। इस पर सामान्य, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि सामान्य अवस्था सर जी क्या होती, तो सामान्य अवस्था ये थी बेटा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो आपने देखा 11 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से आपने इनको बोहर की अकॉर्डिंग आपने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवा लिया। Cl के पास सामान्य अवस्था में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका आपने यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा लिया। अब देखो हुआ क्या, इसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो किसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला और इनके पास आ गया। तो आप देख पा रहे हो इनके पास अब कितने बचे, 8 ये 2 ये, कितने बचे 10, जबकि सामान्य अवस्था में कितने थे, सामान्य अवस्था में बेटा 11 थे, अब इनके पास देखो कितने बचे 10। समझ रहे हो, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की बताओ इन पर कमी हुई है, इनके पास सामान्य अवस्था में 11 थे, अब देखो इनके पास कितने बचे, कह रहे हो 10। तो सामान्य अवस्था से अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो समझ जाना कि वह वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित। बोलो समझ गए। तो कोई कहे बेटा धनावेश क्या होता है, तो बताना किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी होना उस वस्तु को धनावेशित कर देती। ठीक है, किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। अब ऋण आवेशित क्या होगा, तो इसी का उल्टा बोल दोगे, किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, समझ जाना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। किसी वस्तु पर अगर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो इसका मतलब वह वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा, ऋण आवेशित। जैसे देखो यार, सामान्य अवस्था में क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, जिनको आपने इस तरीके से व्यवस्थित करवाया। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो देखो क्लोरीन के पास अब देखो क्या 17 ही है, 8 दूनी 16 और 2 18, कितने हो गए बेटा, 18 हो गए। तो आप देख रहे हो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित। बहुत सीधी बात है यार, अगर आपने किसी से कुछ रुपए उधार ले लिए तो आप उस व्यक्ति के ऋणी हो गए कि नहीं, और जिस व्यक्ति से आपने रुपए उधार लिए हैं उस व्यक्ति पर रुपए की कमी हो जाएगी। सीधी बात, रुपए की कमी को आप इलेक्ट्रॉन की कमी बोल देना, और आपके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब जैसे यार किसी से आपने रुपए उधार ले लिए, आपको रुपए मिल गए, आप ऋणी हो गए, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो हो गई, मतलब रुपए की अधिकता तो हो गई, रुपए की अधिकता का आप इलेक्ट्रॉन की अधिकता से रिप्लेस कर देना। तो किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता हो जाए तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती। सामान्य अवस्था से आपके पास रुपए ज्यादा आ जाए, आप समझ जाओगे कि आपके पास रुपए तो ज्यादा हो गए लेकिन आप ऋणी हो गए। किसी व्यक्ति के पास रुपए कम हो गए लेकिन उसने आपको दे दिए रुपए, तो उसके पास कम तो हो गए लेकिन वो कैसा हो गया, धनावेशित, धनी हो गया। समझ पा रहे हो भाई। तो इनको आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, या हमने आपको पूरी कोशिश करी है कि किसी वस्तु के धनावेशित होने का क्या मतलब होता है और किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का क्या मतलब है। ये दोनों चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। आवेश में जितनी जानकारी हो सकती थी, आवेश का जितना जो कुछ हो सकता था, सब उसका हमने पोस्टमार्टम करके रख दिया है कि आवेश में इतनी चीजें होती हैं, आवेश क्या होता है, कहते किसे हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। ये सभी चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी। आवेश को जानने के बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा विद्युत धारा।
जो अपना चैप्टर है विद्युत। तो आवेश को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप विद्युत धारा को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हम लोग ने जो ये चीज़ें पढ़ी हैं इन पर एक दो छोटे से न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसके बाद हम लोग फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। ठीक है भाई। देखो बेटा, इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं वो समझ लो। इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से नोट कर लें भाई, ये बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं। अब जब आप बेटा आगे फिजिक्स को पढ़ेंगे ना, 10th के बाद जब आप फिजिक्स को पढ़ेंगे, आपको पता है 10th के बाद फिजिक्स का स्तर कितना बढ़ जाता है। 10th में तो आप 4 चैप्टर पढ़ते हैं, इसके बाद जब 11th में आओगे ना या 12th में आओगे तब आपको 20-20, 25-25 चैप्टरों को पढ़ना पड़ेगा। तो आगे यही जो आपकी जानकारी होगी ये आपका, ये समझ लो फंडामेंटल है, बेस है। अगर आपने इसको बहुत अच्छा कर लिया तो आगे की फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी है वही तभी आपको अच्छे से आ पाएगी। अगर आप यहाँ पर बेटा कमज़ोर रह गए तो आप 11th और 12th दोनों में आप स्ट्रगल करते रहेंगे, वहाँ पे फिर आप फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे, वहाँ पर केवल आप चीज़ों को रटेंगे ओनली। तो इसलिए कह रहे हैं ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको रोज़ शाम को 8 बजे मिलेगी, रोज़ नहीं मिलेगी तो अल्टरनेट मिलेगी। जैसे आज फिजिक्स करा दिया तो कल हम आपको मैथ करा देंगे, फिर हमने आपको फिजिक्स करा दिया, फिर हमने आपको मैथ करा दी, इस तरीके से। या देख लेंगे 3 दिन लगातार फिजिक्स कर देंगे, 3 दिन लगातार हम आपकी मैथ कर देंगे, इस तरीके से चीज़ें कर देंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम अपनी राय जरूर दे देना, ठीक है भाई। तो देखो जैसे इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं कि यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से, यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। हमें यह पता करना है कि यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस वस्तु पर आवेश कितना होगा। साथ साथ हमें यह भी पता करना है कि आवेश जो होगा उसकी प्रकृति क्या होगी। आवेश हमने कहा 2 प्रकार का, या तो धन आवेश या ऋण आवेश। तो देखो क्या दिया गया है, 2 इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए, और बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप n से ही तो डिनोट करते थे। तो n का मान कितना दिया 2। आपसे क्या पूछा गया है, उस वस्तु पर आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा निकालने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था Q बराबर NE। प्लस माइनस वहां आप इसलिए लगाते थे, किसी भी वस्तु पर आवेश प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता। तो आज हमें यह बताना कि यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉनों का दिखता है तो उस वस्तु पर आवेश कैसा होगा। चलो पहले इसकी प्रकृति लिखते हैं, फिर आवेश ज्ञात करेंगे। प्रकृति बताओ, इस पर धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा। तो आपने कहा कि सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉनों का दिखता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए, हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए, इसका मतलब हम ऋणी हो गए। समझ रहे हो, इसका मतलब अपने ऊपर ऋण का आवेश हो गया, अपने ऊपर नहीं यार, इस वस्तु के ऊपर। तो बताओ इस वस्तु के ऊपर जो आवेश की प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा ऋण आवेश। आवेश जो होगा वो कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। अब मात्रा उसकी कितनी होगी, तो उसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश Q बराबर Ne के फॉर्म का होता है। तो Q बराबर देखो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए 2, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता 1.6 × 10 की घात -19। तो Q बराबर देखो समझो 16 दूनी 32, तो 3.2 × 10 की घात -19। बेटा आवेश है, फिजिक्स में जब भी आप सवाल लगाएं तो उसका मात्रक जरूर लिखें। तो अभी हमने आपको बताया था कि आवेश का मात्रक जो होता है बेटा वो कूलाम होता है। तो इस बताओ इस वस्तु पर कितना आवेश होगा। तो बेटा इस वस्तु पर जो आवेश होगा वो 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम होगा, और ये जो आवेश होगा वो कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। बोलो समझ पा रहे हो इतनी बात को। तो इस तरीके का आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ऐसी हमें उम्मीद है कि आपने देखो ये आसान सा सवाल, आवेश की प्रकृति जानने में आपने समय भी नहीं लगाया होगा, बस आपने इस वर्ड को देखा होगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन का दिखता चल रही है, इसका मतलब कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश।
और कितना होगा तो आपने Q बराबर एनी फार्मूला लगा के बहुत आसानी से इसको सॉल्व करके आंसर भी इसका दे दिया। ठीक है भाई। जैसे मान लो इसी में ऐसे दिया होता कि एक किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉनों की हमने कहा बेटा अधिकता की जगह कमी हो जाती। अधिकता की जगह क्या हो जाती? कमी। यदि किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताओ। तो आपने कहा अच्छा उल्टा करा, तो हम देखो उल्टा ही कर दे रहे हैं, आवेश की प्रकृति। बिल्कुल बात सही है। कमी है, कमी का मतलब क्या होगा? इसने इलेक्ट्रॉनों को किसी को दे दिया होगा, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो ये धनी हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा भाई? पॉजिटिव। तो इस पर आवेश की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? धन आवेश। इस वस्तु पर कैसा आवेश होगा बेटा? धन आवेश होगा। अब क्वेश्चन बनना कितना होगा, तो हमने कहा यार इस फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। Q बराबर एन ही फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो Q बराबर, अब देखो n का मान कितना दिया? आज 2 नहीं है, n का मान कितना है? 5। तो यहाँ रख लो 5। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। तो 16 पंचे 80 होता है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात माइनस का 19। इतने कूलाम इस वस्तु पर आवेश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने ये बहुत ही शानदार बातें बहुत अच्छे से समझी होंगी। ठीक है। फिलहाल वीडियो बड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको विद्युत धारा से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा जो लेक्चर था वो केवल और केवल आवेश को डेडिकेटेड था। हमने आवेश को पहले प्रैक्टिकली समझा कि आवेश कैसा होता। हाँ, ये बात अलग है कि आवेश को आप कई विधियों से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये सभी विधियां आपको क्लास 11th में पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो अभी केवल हमने आपको ये बताया कि आवेश क्या है, आवेश की डेफिनेशन क्या है, आवेश को आप कितने तरीके समझे हैं, तो आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश के मात्रक क्या होते हैं, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताई हैं। उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझे होंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट बने या कोई बात अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। वीडियो पर बेटा अगर आप नए हैं तो आप देख रहे होंगे कितनी मेहनत से हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो वीडियो को यार शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, और साथ में आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही रेगुलर करते रहें। जितना हमने आज आपको कराया है ये सभी के आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ठीक है। देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा, कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसका मतलब अब मुझे फिजिक्स आने लगी है। अभी तक जो चीज़ों को मैंने रटा था आज हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए। जैसे आवेश को अभी तक आपने जितना हम समझ पा रहे हैं, आपने इस तरीके से आवेश को नहीं पढ़ा होगा। आज हमने आवेश को इस तरीके से आपको बताया है कि जीवन पर्यंत आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।